नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैप नोवा चैनल में। एंशिएंट हिस्ट्री की जो सीरीज हम चला रहे हैं उसके अंदर आज टॉपिक है मौर्य एवं पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी। इससे रिलेटेड 20 एमसीक्यूज को इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और स्टेट पीसीएस के सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। इसमें हमने एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स को मीडियम बनाते हुए इसको यूज किया है। इसके अंदर जो टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, मौर्य साम्राज्य से चंद्रगुप्त, चाणक्य जैसे अशोक महान सम्राट के बारे में, और मौर्योत्तर साम्राज्य के बाद जो जो डायनेस्टी हुई जैसे सोंग डायनेस्टी, सातवाहन, कुषाण इत्यादि के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो का मैक्सिमम फायदा उठाने के लिए इसको लास्ट तक जरूर देखें, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी पुष्यमित्र सुंग। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद। इनकी हत्या करने के बाद में मौर्य साम्राज्य की क्या की स्थापना। इनकी सफलता में सबसे बड़ा श्रेय किसको दिया जाता है? चाणक्य को। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। चाणक्य की राजनीतिक रणनीति को आधार मान के ही चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत का पहला विशाल साम्राज्य स्थापित किया, जिसकी जड़ें व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक फैली हुई थी। ये पूरे उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा साम्राज्य था, भारतीय इतिहास में पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत ही संगठित रूप से चलाया। क्यों? इसके पीछे कारण था चाणक्य की राजनीतिक रणनीतियां, जिसका वर्णन अब यदि आप चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र, जब यदि उसका अध्ययन किया जाए तो उसके अंदर चाणक्य की ये सारी चीजों का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु एवं प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए पतंजलि, बी चाणक्य, सी पाणिनि, डी नागार्जुन। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु एवं प्रधानमंत्री थे चाणक्य। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त नामों से भी जाना जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, जिसमें शासन, प्रशासन, कर व्यवस्था, कूटनीति, गुप्तचर व्यवस्था तथा आर्थिक नीतियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। यानी कि एक साम्राज्य को चलाने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें जिन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, उस हर एक चीज का वर्णन किसमें मिलता है, या उस हर एक नीति का वर्णन कौटिल्य की अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए फाहियान, बी मेगास्थनीज, सी ह्वेनसांग, डी प्लिनी। मैगस्थनीज कौन थे? मैगस्थनीज एक यूनानी शासक थे जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। इनको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया उनकी मौर्यकालीन प्रशासन को, उसकी समाज नगर व्यवस्था को, उनकी राजनीतिक रणनीतियों को सीखने के लिए। तो मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन बनकर आते हैं? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत बन के आते हैं। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था इंडिका, जिसके अंदर इन्होंने मौर्य काल से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग जो भी जानकारी थी उसको इसने कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 4, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? ऑप्शन ए 305 ईसा पूर्व, बी 326 ईसा पूर्व, सी 261 ईसा पूर्व, डी 232 ईसा पूर्व। अशोक ने कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व लड़ा। उसके बाद कलिंग युद्ध के बाद अशोक के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। युद्ध में भारी विनाश को देखकर बहुत ज्यादा डेथ हुए, बहुत ज्यादा लोग घायल हुए, उनके दर्द दुख को देख करके इस युद्ध के बाद अशोक का मन बेहद दुखी हो जाता है, और वो एक प्रण लेते हैं कि भविष्य में कभी भी कोई भी युद्ध अब नहीं करेंगे, और बौद्ध धर्म की धम्म नीति को अपनाते हुए बौद्ध धर्म में वो क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं। दोस्तों यदि आपने हमारी बौद्ध धर्म की वीडियो देखी होगी तो आपने उसमें देखा होगा कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने अपने पुत्र एवं पुत्री संघमित्रा इनको कहाँ भेजा था? श्रीलंका, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, अशोक ने किस धर्म को अपनाया? ऑप्शन ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी वैष्णव धर्म, डी शैव धर्म। तो दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म को
अपनाया था। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, उन्होंने धम्म का प्रचार किया। धम्म में क्या शामिल था? अहिंसा, दया, सत्य, सहिष्णुता और सभी धर्मों के प्रति समान भावना। इस पे अशोक ने विशेष बल दिया। क्वेश्चन नंबर 6, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ऑप्शन ए देवनागरी, बी ब्राह्मी, सी खरोष्ठी, डी सारदा। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। हालांकि कुछ लिपियां उनकी जो पाकिस्तान या अफगानिस्तान के क्षेत्रों में मिली हैं, उनमें खरोष्ठी लिपि का यूज किया गया है, क्योंकि उस क्षेत्र में यही लिपि इस्तेमाल होती थी या यही लिपि प्रचलन में थी। एक सवाल इंपॉर्टेंट बनता है कि अशोक के अभिलेख या उसके स्तंभ लेखों को अभी तक किसने पढ़ा है? तो किसने पढ़ा है दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। क्वेश्चन नंबर 7, अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा था? अर्थशास्त्र ग्रंथ ऑप्शन ए पाणिनि, बी पतंजलि, सी कौटिल्य, डी कालिदास। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा, अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना कौटिल्य ने की थी। कौटिल्य बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ थे मौर्य एम्पायर के। क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य काल में कर वसूलने का प्रमुख अधिकारी कौन था? ऑप्शन ए राजक, बी समाहर्ता, सी सेनापति, डी युवराज। दोस्तों, मौर्य काल में कर वसूलने का प्रमुख अधिकारी होता था समाहर्ता, और जो उस राज्य के खजाने का प्रभारी होता था उसको कहा जाता था सन्निधाता। क्वेश्चन नंबर 9, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए अशोक, बी दशरथ, सी बृहद्रथ, डी संप्रति। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य एम्पायर क्या होने लगता है? कमजोर होने लग जाता है। और बृहद्रथ की हत्या कौन करेंगे? जो बृहद्रथ के ही सेनापति रहते हैं, पुष्यमित्र सुंग। तो पुष्यमित्र सुंग ने 185 ईसा पूर्व यानी 185 ईसा पूर्व सुंग वंश की स्थापना की। किस प्रकार की? मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके। तो दोस्तों, सुंग वंश का संस्थापक कौन था? ऑब्वियसली ऑप्शन बी पुष्यमित्र सुंग। क्वेश्चन नंबर 11, हेलियोडोरस स्तंभ कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए सांची, बी पाटलिपुत्र, सी विदिशा, डी उज्जैन। हेलियोडोरस स्तंभ विदिशा बेसनगर में स्थित है, जिसका निर्माण लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। हेलियोडोरस यूनानी राजा एंटियालिकाडस का राजदूत था, जिसे सुंग शासक भागभद्र के दरबार में भेजा गया था। किसमें आए थे? सुंग डायनेस्टी में आए थे हेलियोडोरस। यहाँ आने के बाद उन्होंने भगवान विष्णु को समर्पित ये स्तंभ स्थापित करवाया। कुछ इस कारण से इसको कुछ लोग क्या बोलते हैं? गरुड़ध्वज स्तंभ भी बोला जाता है। यह सवाल आ जाता है कि हेलियोडोरस स्तंभ निम्न में से किस को समर्पित है? तो भगवान वासुदेव को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 12, सातवाहन वंश के शासक स्वयं को क्या कहते थे? ऑप्शन ए देवपुत्र, बी एक ब्राह्मण, सी महाराजा विराज, डी धर्मराज। तो इसका उत्तर है ए ब्राह्मण। सातवाहन वंश जिसकी स्थापना राजा सिमुक ने की थी, ये दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था। किसने इसकी स्थापना की थी? ये डालना भूल गई मैं इसके अंदर। इसकी स्थापना की थी सिमुक ने। ठीक है, ये दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था। सातवाहन शासक स्वयं को एक ब्राह्मण कहते थे। इनके शासनकाल में व्यापार, कृषि और समुद्री वाणिज्य का सबसे ज्यादा विकास हुआ था। गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक रहे। क्वेश्चन नंबर 13, गाथा सप्तशती की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए गौतमी पुत्र सातकर्णी, बी हाल, सी कनिष्क, डी नागार्जुन। तो गाथा सप्तशती की रचना हाल ने की थी। हाल कौन थे? सातवाहन शासक थे। और गाथा सप्तशती किस भाषा का ग्रंथ है? प्राकृत भाषा का। क्वेश्चन नंबर 14, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है? ऑप्शन ए व्यमकटविशेष, बी कनिष्क, सी हुष्क, डी वसुदेव। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हुए कनिष्क। व्यमकटविशेष कौन थे? इसके संस्थापक। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल व्यमकटविशेष। क्वेश्चन नंबर पहले इसको डिस्कस करते हैं। कनिष्क कुषाण वंश के सबसे महान शासक माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी राजधानी पुरुषपुर पेशावर में स्थापित की थी। इनका साम्राज्य एशिया से लेकर मध्य एशिया से लेकर गंगा घाटी तक फैला हुआ था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म विशेषकर महायान शाखा को संरक्षण दिया। दोस्तों, आपको याद होगा कि बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी, फोर्थ बौद्ध संगीति,
जो कि कश्मीर के कुंडल में हुई थी, ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और इसी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट जाता है, महायान और हीनयान भाग में। ठीक है, उनके शासनकाल में ही गांधार और मथुरा कला कहाँ पहुंचे, अपने विकास के चरम पर पहुंची थी। क्वेश्चन नंबर 15, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? जैसा हमने डिस्कस किया, ऑप्शन बी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इनकी इसकी अध्यक्षता वाशुमित्र ने की और इसमें अश्वघोष भी महत्वपूर्ण विद्वान के तौर पर शामिल रहे। चूंकि अशोक ने महायान बौद्ध धर्म को विशेष मान्यता दी और बौद्ध साहित्य का व्यवस्थित रूप से एक संकलन भी किया, प्रचार भी किया, तो इस कारण कनिष्क को क्या कहा जाता है? द्वितीय अशोक। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 16, गांधार कला का विकास मुख्यतः किस शासक के संरक्षण में हुआ? ऑप्शन ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी कनिष्क, डी पुष्यमित्र सुंग। तो दोस्तों, गांधार कला और मथुरा कला दोनों कनिष्क के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंची थी। तो गांधार कला का विकास किसके संरक्षण में हुआ? कनिष्क के शासनकाल में। गांधार कला जो थी ये यूनानी, ग्रीक और रोमन का मिक्सचर थी। क्या थी? यूनानी और रोमन का मिक्सचर थी। और जबकि मथुरा कला जो थी वो पूर्ण रूप से भारतीय शैली पर निर्भर थी, निर्भर नहीं थी, भारतीय शैली द्वारा प्रभावित थी। तो यदि सवाल आ जाता है कि गांधार कला को किस और नाम से भी जानते हैं, तो इसको ग्रीको बौद्ध कला भी कहा जाता है। इसी गांधार और मथुरा कला के अंदर पहली बार भगवान बुद्ध की मानव के रूप में मूर्ति बनाई। इस मूर्ति की विशेषता थी, भगवान बुद्ध के घुंघराले बाल वाली मूर्ति बनी, उनको रोमन शैली में लंबा वस्त्र पहनाया है और जो उनका फेस है वो बहुत ही एक्सप्रेसिव बनाया है और ग्रे सिस्ट पत्थर का इसमें यूज किया है बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, मथुरा कला का प्रमुख निर्माण पदार्थ क्या था? ऑप्शन ए संगमरमर, बी लाल बलुआ पत्थर, सी ग्रेनाइट काला पत्थर। तो दोस्तों, मथुरा कला का प्रमुख निर्माण पदार्थ था रेड सैंडस्टोन, यानी लाल बलुआ पत्थर। मथुरा कला का विकास उत्तर प्रदेश के मथुरा क्षेत्र में हुआ। ये शैली पूर्णतः भारतीय शैली थी। क्या थी? पूर्णतः भारतीय शैली थी। गांधार कला जहाँ विदेशी प्रभाव से प्रभावित थी, मतलब किससे? यानी रोम से, ग्रीक से, लेकिन मथुरा कला जो थी वो भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतिनिधित्व करती थी। क्वेश्चन नंबर 18, शक संवत की शुरुआत किस वर्ष में हुई? ऑप्शन ए 57 ईसा पूर्व, बी 78, सी 120, डी 320। तो दोस्तों, शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में मानी जाती है। किसमें मानी जाती है? 78 ईस्वी में मानी जाती है। इसका किस शासक ने प्रारंभ किया? इसमें इतिहासकारों में काफी मतभेद है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपके जानने के लिए है, हम लोग जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं वो क्या है? हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या होता है वो? ग्रेगोरियन। ठीक है, इसमें जब हम 78 को माइनस करेंगे, यानी कि 78 को घटाएंगे, तो जो हमें मिलेगा वो क्या होगी? हमारी विक्रम संवत। ठीक है, और जब हम 57 को प्लस करेंगे तो जो मिलेगा वो क्या होगा? हमारा शक, सॉरी मैं उल्टा कर दी इसको, दोबारा बताती हूँ। ग्रेगोरियन कैलेंडर को हम क्या करते हैं? प्रेजेंटली फॉलो करते हैं। सपोज जैसे अभी चल रही है 2026, तो 2026 के अंदर यदि हम प्लस करेंगे 57 को, तो अभी जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? विक्रम संवत। ठीक है, और जब हम 2026 के अंदर माइनस करेंगे 78 को, तब जो मिलेगा वो होगा हमारा शक संवत। तो दोस्तों, ये आपका होमवर्क है, आप लोग इसको करके देखिएगा और फिर मैच कीजिएगा कि क्या अभी प्रेजेंट भी यही शक संवत या यही विक्रम संवत चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, मौर्योत्तर काल में रोमन साम्राज्य के साथ सर्वाधिक व्यापार किस वंश के समय में हुआ था? ऑप्शन ए सुंग, बी सातवाहन, सी कुषाण, डी गुप्त। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सातवाहन काल में समुद्री जो व्यापार था वो बहुत ज्यादा विकसित हुआ था। तो वो किसके शासनकाल में था? सातवाहन वंश के शासनकाल में। क्या क्या चीजें ये निर्यात करते थे? मशाले, सूती वस्त्र, हाथी दांत, मोती, बहुमूल्य रत्न, और बदले में रोम से हमारे पास क्या आता था? सोने के सिक्के।
क्वेश्चन नंबर 20, देवनाम प्रिय प्रियदर्शी की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कनिष्क। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवनाम प्रिय प्रियदर्शी की उपाधि अशोक ने धारण की थी। अशोक ने अपने अधिकांश शिलालेख और स्तंभ लेखों में स्वयं को देवनाम प्रिय प्रियदर्शी कहा है। इसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, और प्रियदर्शी जो सबका हित चाहता हो और सबको प्रिय दृष्टि से देखता हो। इसका पता कैसे चला कि अशोक ने अपने अधिकांश शिलालेख या स्तंभ लेखों में स्वयं को देवनाम प्रिय प्रियदर्शी कहा है? तो दोस्तों इसका पता चलता है जब जेम्स प्रिंसेप 1837 में इनके अभिलेख या शिलालेखों को पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि वास्तव में सम्राट अशोक ने अपने आप को इसी नाम से संबोधित किया था। तो ये क्वेश्चन 20, ये आपकी 20 क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की शॉर्ट वीडियो बनाई थी, जिसका फाइनल रिवीजन हम 1 मिनट में करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य कब शासन पे बैठे? 322 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अंतिम मौर्य शासक थे बृहद्रथ। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके की थी। हेलियोडोरस स्तंभ विदिशा में स्थापित है। गाथा सप्तशती हॉल ने लिखी थी। चौथी बौद्ध संहिता कनिष्क के शासनकाल में हुई। गांधार कला कनिष्क के शासनकाल में फली फूली। मथुरा कला लाल बलुआ पत्थर का यूज करते थे जिसमें मूर्तियां बनाने के लिए। शक संवत 78 ईस्वी को कहते हैं, और शक संवत का जो प्रारंभ है वो 78 ईडी से माना जाता है। रोमन व्यापार सातवाहन वंश के शासनकाल में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। देवनाम प्रिय प्रियदर्शी की उपाधि अशोक ने धारण की थी। ठीक है, इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन की, राजा जो सम्राट अशोक थे उन्होंने प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण भी करवाया था। इसके अलावा अशोक ने अवंती को जीतकर मौर्य शासन में मिलाया था, जिसका वर्णन सामंत पासदिका ग्रंथ के अंदर है। जिसका वर्णन सामंत पासदिका ग्रंथ, सामंत पासदिका ग्रंथ के अंदर है। इसकी रचना बुद्ध घोष ने की थी। इसके अंदर क्या वर्णन है? अशोक द्वारा अवंती को जीतकर मौर्य शासन में मिलाने का वर्णन इसके अंदर किया गया है। अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में किस चीज का वर्णन मिलता है? संगम वंश या संगम राज्य का वर्णन मिलता है, जिसमें कौन थे? चोल, चालुक्य और पल्लव। ठीक है, संगम युग का इसके अंदर क्या मिलता है दोस्तों? वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए मौर्य और मौर्योत्तर काल की इंपॉर्टेंट सीरीज। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी अपकमिंग आएगी एनिसेंट हिस्ट्री में, उसका टॉपिक रहेगा गुप्त और गुप्तोत्तर युग। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ के आएंगे तो डेफिनेटली जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गुप्त और गुप्तोत्तर युग को पढ़ाऊंगी, उसके हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो वो आपकी बेहतर समझ आएंगे और आपको कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में फिक्स हो जाएंगे और एग्जाम के टाइम पे आप बिल्कुल भी उसको गलत नहीं करके आओगे। ठीक है, बाकी इस वीडियो का जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल पे करंट अफेयर्स और एनसीईआरटी की प्रेजेंट में अभी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। धीरे धीरे डिटेल में ये हर एक टॉपिक पे चलाई जाएगी, चाहे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, सभी पे हम डिस्कस करेंगे, जो कि मेंस के पर्सपेक्टिव से चल रही है। तो आप लोग इस चीज का जो ये मटेरियल आपको यहाँ पे मिल रहा है, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं, क्योंकि हम लोग एक एक्सपीरियंस्ड, अपने आप को ट्यूटर तो नहीं कह सकते, बट हाँ लेकिन हम सिलेक्टेड हैं और हम ये वीडियो आपके लिए रिलीज कर रहे हैं इसलिए कि मतलब जो हमारे पास नॉलेज है वो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के पास में पहुंचे और आपको मैक्स टू मैक्स बेनिफिट इस चीज का मिले। तो चलिए वीडियो को अभी यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए स्टे अपडेटेड एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।